नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम पिछली क्लास में रीड साइंस लेवल सेकंड में बात की थी, शुरू किया था गति एवं गति के प्रकार, मोशन शुरू किया था। अब गति और गति के प्रकार पढ़ेंगे, इसमें बल या फोर्स पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति के नियम। तो न्यूटन की गति के नियम पढ़ने के लिए, बल पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दूरी या डिस्टेंस की। सबसे पहले बात करेंगे दूरी या डिस्टेंस की, ठीक है। दूरी या डिस्टेंस, एक तो शब्द दूरी या डिस्टेंस काम आता है साइंस में, एक शब्द काम आता है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। एक शब्द क्या काम आएगा प्यारे बच्चों? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, दूरी या डिस्टेंस का मतलब तो होता है कि मान लो यहाँ से चले, इधर गए 5 मीटर, इधर गए 5 मीटर, इधर भी कितने गए 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ भी कितने चले गए 5 मीटर, या यहाँ से यहाँ चले गए कितने 5 मीटर। मेरे लिए सारी चीज़ें एक समान है। जब मैं किसकी बात करूँगा, दूरी या डिस्टेंस की, मैं कहूँ कि दूरी कितनी है 5 मीटर, तो वो कहाँ से लेके कहाँ तक भी हो सकती है। यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इस दिशा में, इधर भी, इधर भी, इधर भी। मैं अगर सिर्फ बात करूँ दूरी या डिस्टेंस, मेरे लिए ये भी वही चीज़ है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक समान है। सारी चीज़ें क्या है, एक समान, ठीक है बच्चों। और अगर विस्थापन की बात करूँ, एक दूसरा शब्द हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। दूसरा जो शब्द हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। जब मैं विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा तो उसके अंदर अपने पास क्या होगा कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों ज्ञात होंगे, कि कहाँ से चलना है और कहाँ तक जाना है, कि इस बिंदु से इस बिंदु की बात हो रही है। ये अलग चीज़ होगी, फिर ये अलग चीज़ होगी, क्योंकि इसका लास्ट पॉइंट अलग है, इसका पॉइंट अलग है, इसका पॉइंट क्या होगा, अलग होगा। तो बहुत सारे बच्चों को ये मालूम नहीं चल पाता है कि दूरी और विस्थापन एक जैसे दिखते हैं, लेकिन भाई दूरी के अंदर कोई बिंदु फिक्स नहीं होता कि प्रारंभिक बिंदु कहाँ से शुरू करना है और अंतिम बिंदु कहाँ से शुरू करना है। दूरी का मतलब है कि चाहे आप कहीं भी जाओ, 5 मीटर गए तो वो क्या चीज़ कहलाती है, दूरी। लेकिन जब कोई भी वस्तु या कोई भी कण या पार्टिकल की अगर आपके पास अंतिम और प्रारंभिक स्थिति दोनों फिक्स हैं, निर्धारित हैं, तब आप जो दूरी चलोगे कि मैं यहाँ ए पॉइंट से चला और मेरे को कहाँ जाना है, बी पॉइंट पे, कितनी दूरी है 5 मीटर, तो मेरे को फर्स्ट पॉइंट भी मालूम है, मेरे को सेकंड पॉइंट भी मालूम है, तब ये जो ए से जो बी तक गए वो क्या चीज़ कहलाती है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट बनेगा प्यारे बच्चों। इसलिए दोनों चीज़ों में अंतर या डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी बेसिक बातें किसकी, दूरी या डिस्टेंस की। तो दूरी या डिस्टेंस का मतलब कहीं से भी चल के कहीं भी जा सकते हैं, तो वो अगर सेम दूरी है या लंबाई समान है तो वो क्या कहलाती हैं, दूरी या डिस्टेंस। लेकिन अगर बात किसकी हो, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट की, तो उसमें प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या होगी आपको मालूम होगी, तब वो दूरी या डिस्टेंस क्या बन जाती है, विस्थापन। दूरी तो रहेगी भाई, लेकिन वो क्या बन जाती है, विस्थापन। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं विस्थापन, या क्या शुरू करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो, दूरी से संबंधित 2-3 चीज़ें बता देता हूँ आपको पहले, फिर इसके बाद आते हैं विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। जो सवाल बनने लायक है वही बात करूँगा मैं, बाकी परिभाषाएं लिखने में ये होता है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। कि एग्ज़ाम में कहाँ से सवाल बन सकता है वो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है अपने लिए, ठीक है, समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो देखिए, दूरी का या जो लंबाई की बात होती है उसका एक होती है ऐसा यूनिट या अंतर्राष्ट्रीय मानक। तो दूरी की ऐसा यूनिट या अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है, मीटर। दूरी का अंतर्राष्ट्रीय मानक या ऐसा यूनिट क्या होती है आपके पास, मीटर, ठीक है। और मीटर का 100वां भाग, मीटर का क्या होता है, 100वां भाग, मीटर का 100वां भाग क्या बन जाता है, सेंटीमीटर। मीटर का 100वां भाग क्या बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर। तो बदलना आना चाहिए आपको, एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल आएंगे तो देखो उनके अंदर क्या है कि यूनिट का चक्कर रहता है। आधा सवाल मीटर में, आधा सवाल किस में होता है, सेंटीमीटर में। तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट चल रहा हूँ, कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर, या 10 मिमी या 10 mm कहते हैं उसको। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, ठीक है। और अब बात हुई किसकी, 1 मीटर की। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो 10 तो इसमें हो गए, 100 इसमें हो गए, तो 10 की पावर 3 कहते हैं, 1000 क्या हो गए, मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में
कितने मिलीमीटर होते हैं 10, तो 1 मीटर में कितने हो गए 1000 मिलीमीटर, ठीक है। और बाकी ये मालूम ही है सबको कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, ऐसे कह दो। चाहे आप ऐसे कह सकते हो कि 1000 मीटर मिल के क्या बनाएगा आपके पास 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम इसमें चलेंगे जिससे कि कोई भी समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। भाई जब भी न्यूमेरिकल करें तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा बच्चे जल्दबाजी करते हैं, यूनिट देखते नहीं हैं। तो कोई भी सवाल करो न्यूमेरिकल, आगे अपन भी करेंगे, उन न्यूमेरिकल में हमेशा ध्यान रखिए अगर पूरा सवाल मीटर में रखना है तो पूरे को मीटर में बदलिए, और सेंटीमीटर में रखना है तो किस में बदलिए, सेंटीमीटर में। इसके अलावा 2 चीज़ें और बता रहा हूँ मैं कि बदलते कैसे यूनिट में, ये तो याद कर लिया, लेकिन फिर पता नहीं चलता कि भाग देना है या गुणा करना है। तो जब छोटी इकाई से, छोटी बड़ी तो पता चलती हो कि सबसे बड़ी किलोमीटर, मीटर, फिर क्या आता है सेंटीमीटर, और फिर क्या आता है मिलीमीटर, ये तो मालूम है सबको। अब देखिए जब छोटी से किस में जाते हैं, बड़ी में, छोटी से किस में जाते हैं, बड़ी में, तब तो वो 100 का, 10 का, 1000 का क्या लगता है, भाग या डिवाइड। और जब बड़ी से किस में आते हैं, छोटी में, बड़ी इकाई से किस इकाई में आते हैं या छोटी यूनिट में आते हैं, तो क्या होता है, गुणा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आएंगी। बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं चल पाता, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो बच्चों, ये तो याद कर ली, लेकिन एग्जाम में यही मालूम रहता है किसको गुणा करना और कब क्या करना होता है, भाग। इसलिए जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आना हो तो क्या करते हैं, गुणा या मल्टीप्लाई, और छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट में जाना है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, भाग या डिवाइड, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था दूरी या डिस्टेंस का। दूरी या डिस्टेंस में पहला अंतिम बिंदु मालूम नहीं है हमें, और दूरी या डिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक या अंतर्राष्ट्रीय यूनिट या जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर, मीटर का 100वां हिस्सा, तभी तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब हमारा जो मेन कंसेप्ट शुरू होता है वो कहाँ शुरू होता है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट में। तो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होता है, परिभाषाएं देखिए इसकी कि वस्तु की कोई भी अगर आपके पास वस्तु या पार्टिकल या कण कह सकते हो, वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य कि कौन सी स्थिति की बात होगी, प्रारंभिक और अंतिम। वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य सरल रेखीय दूरी को विस्थापन कहते हैं। सरल रेखीय दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, या क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति जब मालूम होगी तो हम क्या कहेंगे इसको, अरे क्या कहेंगे बच्चों इसको, डिस्प्लेसमेंट, या क्या कहते हैं, विस्थापन। अब चले तो वही दूरी तो चले बच्चों, यहाँ से लेके ए से कहाँ जाना था, बी पर, लेकिन ए मालूम है और क्या मालूम है, बी। इस पॉइंट का नाम कितना है, बी। तो हुई तो दूरी या डिस्टेंस ही चले, लेकिन इस बार दूरी या डिस्टेंस तो चले, लेकिन प्रारंभिक और कौन सी स्थिति मालूम हो गई मुझे, अंतिम स्थिति मालूम हो गई। जब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति मालूम हो जाती है तो वो दूरी या जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाती है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। तो मात्रक या जो यूनिट होगी इसकी, मात्रक या यूनिट, विस्थापन का भी कितना होगा आपके पास, मीटर। विस्थापन का भी मात्रक या दूरी कितना होगा आपके पास, मीटर, ठीक है। अब एक पिछली क्लास में हम पढ़ के आए थे, एग्जाम में बहुत बार सवाल आते हैं, सदिश और अदिश का कंसेप्ट, वेक्टर और स्केलर का। तो दूरी में तो क्या होता है कि कोई मालूम नहीं है किधर जाना है, तो दूरी तो किस में आती है, अदिश राशि में। दूरी तो किस में आती है मेरे प्यारे बच्चों, अदिश, या किस में आती है, स्केलर में। लेकिन विस्थापन में मालूम है कि कहाँ से चल के कहाँ तक जाना है। अब बी पॉइंट कौन सी दिशा में, डायरेक्शन का मालूम होगा, इसलिए ये विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कौन सी राशि है, सदिश या वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछता है कि विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश, सदिश, दोनों या दोनों नहीं। तो इसलिए विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कौन सी राशि होगी आपके पास, सदिश, या कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद अपने पास एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं चाल या स्पीड। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चाल, या जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीड, ठीक है। चाल या स्पीड की बात करें अपन, देखो तो चाल या स्पीड में अगर देखें तो चाल या स्पीड, एक तो फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए हो कि दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणा समय। तो चाल बराबर दूरी बटे क्या हो गया, समय। तो वही परिभाषा यहाँ काम आएगी, वही मैथ्स में काम आएगी, वही साइंस में काम आएगी, ठीक है। तो चाल या स्पीड की अगर परिभाषा कहूँ तो गतिशील वस्तु द्वारा
हम बात कहें परिभाषा की तो गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तय की गई दूरी को क्या कहते हैं बच्चों? चाल या स्पीड कहते हैं। चाल या क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल या स्पीड। अब फॉर्मूला लिखना चाहिए चाल का। चाल का फॉर्मूला क्या हो गया? तय की गई दूरी और दूरी तय करने में लगा समय। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे कितना होगा? दूरी तय करने में लगा समय। यही होगा मेरे प्यारे बच्चों कि चाल या स्पीड की बात करूं तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, बटे कितना होगा? दूरी तय करने में लगा समय। तो वही बेसिक फॉर्मूला, अगर दूरी हो तो दूरी, इस समय को इधर ले जाएं तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा? चाल नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, गुणा में क्या आ जाएगा आपके पास? समय। तो ये अब देखिए यहाँ से हम बनाएंगे इसका मात्रक या यूनिट। तो अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका अगर आपको क्या बनाना हो? मात्रक या यूनिट बनानी हो। क्या बनाना हो मेरे बच्चों? मात्रक या यूनिट। तो मात्रक या यूनिट अगर प्यारे बच्चों आपको बनानी है तो या तो फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूले से बन जाती है। ये क्या चीज़ है? दूरी। दूरी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? मीटर। अरे दूरी क्या होती है? मीटर। दूरी क्या होती है आपके पास? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। तो समय कितना हो गया? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हो गया, या मीटर बटे क्या हो गया? सेकंड, या मीटर प्रति सेकंड। अब और बदलने को बदल सकते हैं, मीटर की जगह किलोमीटर ले सकते हैं, सेकंड की जगह घंटे आ सकते हैं, आवर आ सकते हैं, तो वो अलग अलग चीज़ें। तो मात्रक मीटर बटे कितना होगा? सेकंड, या कह सकते हैं किलोमीटर बटे कितना होगा? आर। यहीं से पता चल जाता है दूरी का मात्रक या यूनिट कितना होगा? मीटर। और समय का मात्रक कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये तीन चीज़ें थी जो बेसिक चीज़ें थी। दूरी या डिस्टेंस क्या होती है? कौन सी राशि? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट में प्रारंभिक और अंतिम स्थिति। ये बस दो ही शब्द याद करने हैं। ये विस्थापन कहते हैं, ये रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद विस्थापन का मात्रक कितना होगा? मीटर। ये कौन सी राशि है? सदिश या वेक्टर क्वांटिटी होगी। चाल या स्पीड की बात करूं तो गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय। तो मात्रक या यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, चाहे जिसमें आप बदल सकते हो, जैसी क्या होगी आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगली बेसिक चीज़ों की ओर बढ़ते हैं। तो सारी चीज़ें लिखते रहिएगा, एक बार वीडियो देखते रहिएगा साथ साथ, और कंटिन्यू सीरीज़ में देखिए। भाई ऐसे मत देखिए एक वीडियो देख लिया, दो नहीं देख रहे, तीसरा देख रहे हैं। एक कंटिन्यू सीरीज़ में देखिए और फ्लो से देखिए, जिससे कि आपके पढ़ने का सारा कंसेप्ट बना रहे। एक वीडियो देखा, दो नहीं देखे, उसके बजाय तो एक भी ना देखें तो बेहतर रहेगा। भाई समय बर्बाद मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे वीडियो देखो ही देखो, देखिए तो सीरीज़ से देखिए, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। अब देखिए नेक्स्ट बात आती है किसकी? वेग या वेलोसिटी की। नेक्स्ट किसकी बात आती है बच्चों? वेग या वेलोसिटी की। वेग या वेलोसिटी बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत जगह काम आएगा। इसमें है कि किसी निश्चित दिशा में, एक बार परिभाषा लिखिए उसके बाद सीखते हैं। किसी निश्चित दिशा में सबसे पहले चीज़ क्या आ गई? दिशा। अब दिशा आते ही डायरेक्शन मिल गई। डायरेक्शन जिसके अंदर आ जाती है वो कौन सी राशि हो जाती है? सदिश। तो किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? को वेग कहते हैं, को वेग या वेलोसिटी कहते हैं। तो देखिए किसी निश्चित दिशा में, डायरेक्शन फिक्स है सबसे पहले कि कौन सी दिशा में जाना है, इसलिए हमेशा जब भी वेलोसिटी की बात आती है तो डायरेक्शन बताई जाती है उसमें। वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? वेग। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? वेग। अब यहाँ देखिए
हम बात की थी अभी, किसकी बात की थी? चाल की। किसकी बात की थी? चाल। तो चाल जो हम पढ़ के आए, चाल के अंदर दिशा थी क्या? चाल की परिभाषा और वेग की परिभाषा में फ़र्क देखिए आप। किसी निश्चित दिशा में, उसमें दिशा की बात थी क्या? नहीं थी। तो जो हम पीछे पढ़ के आए चाल या स्पीड, तो चाल या स्पीड कौन सी राशि होती है? पीछे नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए, कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। चाल या स्पीड कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। वेग या वेलोसिटी में किसकी बात होती है? दिशा की। तो डायरेक्शन आ गई और दूरी का मतलब आपके पास दूरी या डिस्टेंस आ गई, तो डिस्टेंस का मतलब मैग्नीट्यूड या परिमाण आ गया। दोनों चीज़ें जिसमें आ जाती हैं वो कौन सी राशि हो जाती है? सदिश राशि है, जिसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही होगी भी सबको कि चाल के अंदर सिर्फ दूरी थी, दूरी तय करने में प्रति एकांक समय कितनी दूरी तय कर पाते हैं वो की चीज़ क्या कहलाती है? चाल। और यहाँ से तो वही है, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते थे? चाल। लेकिन एक शब्द और जुड़ गया, निश्चित दिशा या पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब दिशा की बात हो जाती है तो चाल नहीं कहलाती, तब उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वेग या वेलोसिटी कहते हैं। अब बोले वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे बनाएं? वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे बनाएं? तो वेग या वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे बनाएं? तय की गई दूरी कह दो या दिशा है, तो जिस दूरी के साथ दिशा आ जाती है तो उसको क्या कह देते हैं? विस्थापन। या तो ऐसे कह दो कि निश्चित दिशा में तय दूरी, या तो ऐसे कह दो, या क्या कह दो? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। या क्या कह सकते हैं आप? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। और नीचे क्या आएगा? एकांक समय। एकांक समय का मतलब नीचे क्या आएगा? इस काम को करने में, इस दूरी को तय करने में लगा समय। समय कौन सा? लगा समय, कि जो समय आपको लगा। तो वेग का फॉर्मूला हो गया विस्थापन बटे कितना हो गया? समय। अरे विस्थापन बटे कितना हो गया? कि निश्चित दिशा में विस्थापन कह दो या निश्चित दिशा में दूरी या डिस्टेंस, और उसको तय करने में लगा समय क्या बनाता है? वेग या वेलोसिटी। अब वेग या वेलोसिटी का अगर कोई पूछे मात्रक या यूनिट क्या होगी? मात्रक या क्या होगी? यूनिट। अब किसकी बात करेंगे? मात्रक या यूनिट की। देखो ऊपर विस्थापन है या दूरी है, तो विस्थापन या दूरी का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों कितना? मीटर। और नीचे समय है तो समय का मात्रक या यूनिट कितना होता है? सेकंड। तो ये हो गया मीटर पर क्या हो गया? सेकंड। यही हुआ आपके पास, मीटर पर सेकंड हो गया आपके पास। तो ये बात किसकी हुई? वेग की। देखो चार चीजें बात की मैंने, दूरी, विस्थापन, इसके बाद मैंने बात की चाल, और इसके बाद मैंने बात की किसकी? वेग की। दूरी का मतलब दूरी है, दिशा नहीं है। विस्थापन में दूरी है लेकिन क्या है? दिशा। तो ये अदिश राशि है, कौन सी राशि? सदिश। चाल में दूरी बटा क्या है? समय, लेकिन दिशा नहीं है, इसलिए कौन सी राशि? अदिश। वेग में है दूरी बटा समय, लेकिन क्या है? दिशा, इसलिए कौन सी राशि है? सदिश। बात समझ में आ रही होगी? चार चीज़ों की बात की है मैंने, दूरी, विस्थापन, चाल, और किसकी बात हुई अपने पास? वेग की। अब देखिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं अपन। ये बहुत बेसिक चीज़ें मेरे बच्चों, न्यूमेरिकल भी पूछता है इसके ऊपर, अभी न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं, सवाल भी एग्जाम में पूछे हुए भी है, रीट एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछता है, और बेसिक सी चीज़ पूछेगा आपसे। जैसे न्यूमेरिकल है कि एक बस पूर्व दिशा में, एक बस पूर्व दिशा में, एक बस पूर्व दिशा में 4 घंटे में, एक बस पूर्व दिशा में 4 घंटे में 200 किलोमीटर चलती है, दूरी तय करती है, दूरी तय करती है, चलती है, दूरी तय करती है। एक बस पूर्व दिशा में 4 घंटे में 200 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो बस का वेग ज्ञात कीजिए। तो बस का वेग ज्ञात कीजिए, बस का वेग ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएंगे एग्जाम में, ऐसा कोई भी टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड अपना इतना ही है सेकंड लेवल का, तो इसलिए एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आएंगे। तो एक बस पूर्व दिशा में 4 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? 200 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो बस का वेग या वेलोसिटी कितना होगा? तो डायरेक्ट फॉर्मूला है सॉल्यूशन के लिए कि हम अभी फॉर्मूला पढ़ के आए। तो वेग या वेलोसिटी इज इक्वल टू दूरी कितनी तय करी? 200 किलोमीटर, दिशा है इसलिए ज्ञात हो जाएगा। तो 200 किलोमीटर बटे कितने घंटे में? 4 घंटे में, या 4 आवर हो गया आपके पास। तो बस की चाल कितनी हो गई? 50 किलोमीटर पर घंटा, 50 किलोमीटर पर आवर हो गई, या 50 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है बच्चों। और दिशा भी पूछता है कई बार, तो दिशा कौन सी दे रखी है? पूर्व दिशा की ओर। भाई वेलोसिटी लिखी है तो वेलोसिटी में दिशा बतानी होती है, तो पूर्व की ओर। डायरेक्शन कौन सी होगी आपके पास? ईस्ट की ओर। ठीक है। तो सवाल जो पूछेगा ये तो बेसिक सवाल है, और धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा मैं सवालों का, तो इस प्रकार से लगातार जुड़े रहो, है ना बच्चों।
अब देखिए नेक्स्ट बात आती है वेलोसिटी या वेग के बाद। स्टेप वाइज चल रहा हूँ। दूरी के बाद सीखना चाहिए विस्थापन। विस्थापन सीखने के बाद क्या सीखनी चाहिए बच्चों? चाल या स्पीड सीखनी चाहिए। चाल या स्पीड के बाद आता है वेग या वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बाद जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे त्वरण या एक्सेलरेशन। त्वरण या क्या सीखेंगे? एक्सेलरेशन। त्वरण या किसकी बात करेंगे? एक्सेलरेशन की, ठीक है। अब देखिए त्वरण या एक्सेलरेशन क्या चीज़ है? त्वरण या एक्सेलरेशन, तो त्वरण या एक्सेलरेशन में देखो सीधा सा कंसेप्ट है कि वस्तु के वेग में परिवर्तन, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। दर को त्वरण कहते हैं। उस वस्तु का क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है आपके पास? त्वरण या एक्सेलरेशन। अब देखो फॉर्मूला लिखना चाहें, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। अब परिवर्तन की दर जो होगी, या जो किसी भी चीज़ में अगर किसी के वेग में परिवर्तन होता है तो वो किसके सापेक्ष होता है? समय के साथ। किसके सापेक्ष होगा बच्चों? समय के साथ। तो त्वरण का जो फॉर्मूला लिखना चाहें उसमें ऊपर तो आएगा वेग में परिवर्तन। क्या कहता है? वेग में परिवर्तन की दर। दर का मतलब बट्टे में आएगा या कहाँ आएगा? नीचे। वेग में परिवर्तन की दर का मतलब बट्टे में आएगा या कहाँ आएगा? आपके पास नीचे आएगा। तो हम अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वेग में परिवर्तन, भाई पहले लिख रखा है वेग में परिवर्तन, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वेग में परिवर्तन। ये याद रखना, वेग में परिवर्तन की दर, बस इतना ही याद रखते ही सारे काम हो जाएंगे। तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर, और इस परिवर्तन को करने में या ये जो बदलने में या जो चेंज करने में लगा समय, मतलब परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। तो त्वरण या एक्सेलरेशन की अगर बात करूं तो वेग में परिवर्तन की दर बटे परिवर्तन में क्या हो गया? लगा समय। ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? त्वरण, या इसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, ठीक है। अब त्वरण या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे बनाएं? तो फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, किससे? परिभाषा से। अब देखिए परिवर्तन होता कब है? क्या हुआ परिवर्तन? कोई चीज़ मान लो शुरू में कितने किलोमीटर से चल रही थी? 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही थी। कोई बस या गाड़ी आपके पास, कोई भी बस या गाड़ी थी जो कितने घंटे की स्पीड से चल रही थी? 5 किलोमीटर से, ठीक है। अब एक बस या गाड़ी 5 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चल रही थी, और ये कार जो 5 किलोमीटर पर घंटे चल रही थी, ये कुछ समय बाद ये यहाँ पहुँच गई, और जब हमने इसकी अभी स्पीड चेक करी, जब हमने इसकी स्पीड चेक करी तो इसकी स्पीड हो गई 10 किलोमीटर कितनी हो गई? पर आवर। यही हुई आपके पास। कितनी देर के बाद में हुई? 1 घंटे में। मान लो कितने, या 2 घंटे बाद चेक करिए आपने, कितने घंटे बाद हुई? 2 घंटे में। अब देखिए 2 घंटे में 5 किलोमीटर से कितने घंटे हो गए? 10 किलोमीटर। तो वेग में परिवर्तन, किसी भी चीज़ में परिवर्तन देखते हैं। मान लो कोई चीज़ पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? 10। 5 से 10 हो गई, या मान लो समझने के लिए 12 बताता हूँ, 12 हो गई आपके पास। 5 से 12 तो परिवर्तन कितने का हुआ? 7 का। अरे कितने का हुआ? 7 का परिवर्तन हुआ इसमें। तो ये परिवर्तन हो गया आपके पास। तो परिवर्तन कितने का हो गया? 7 का, ठीक है। लगा समय, कितने समय लगा इस परिवर्तन में? यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना समय लगा? 2 घंटे। तो ये क्या कहलाएगा? उसका त्वरण या एक्सेलरेशन। फॉर्मूला कैसे बनाए? वेलोसिटी या वेग को तो आप जानते हो नॉर्मली किससे लिखा जाता है? v से। त्वरण या एक्सेलरेशन को नॉर्मली किससे लिखा जाता है? a से। दिशा तो होगी, क्योंकि क्या काम आ रहा है इसमें? वेग जिसमें काम आ जाता है, तो वेग में खुद में क्या होती है? दिशा, डायरेक्शन। अब वेग किस में काम आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? त्वरण या एक्सेलरेशन में। तो त्वरण या एक्सेलरेशन में भी दिशा है, तो त्वरण या एक्सेलरेशन कौन सी राशि होगी? सदिश या वेक्टर क्वांटिटी होगी आपके पास। कौन सी राशि होगी? सदिश या वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए जब शुरू में जो प्रारंभिक स्पीड या वेग था उसको तो कहते हैं u, और अंतिम वाले को क्या कहते हैं? v। तो यही तो घटाया मैंने 12 - 5, मतलब मैंने क्या घटाया? v माइनस कितना किया? u, और भाग किसका लग गया? समय का। तो ये कितना हो गया आपके पास? t। अरे समय कितना लगा आपके पास? t। तो त्वरण या एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा v माइनस u। ये दिशा डायरेक्शन के लिए होता है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए। तो v माइनस u बटे कितना हो गया? t। या ऐसे कह दो बाद वाला वेग वो तो होता है कैपिटल, इसमें v से लिखते हैं, और प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी को किससे लिखा जाता है? u से। तो v माइनस यू अपॉन कितना हो गया? t। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके पास कि कितना परिवर्तन हुआ। यही तो कह रहा परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, कि वेग में परिवर्तन, और आगे लिखा हुआ दर। दर का मतलब परिवर्तन में लगा समय। इसके बाद देखिए
किसी भी चीज़ का अगर वेग बढ़ता है, अब यहाँ से देखो 3-4 कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है। एग्जाम में सवाल पूछता है यहाँ से, ये जो बातें बता रहा हूँ नोट लगा के लिख लीजिए इन सब चीज़ों को। सवाल यहाँ से नहीं पूछेगा फॉर्मूले से, या तो न्यूमेरिकल पूछेगा या जो मैं बातें लिख रहा हूँ अभी वो पूछेगा। तो इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, वेग में अगर क्या करूँ मैं, वृद्धि। वेग में क्या करूँ, वृद्धि। उदाहरण लेके चलूँगा, ऐसे नहीं बताऊँगा भाई कि क्या हो गया ये। या वेग में क्या कर सकता हूँ मैं, कमी। वेग में वृद्धि होगी तो त्वरण होगा। एग्जाम में सवाल ऐसा पूछता है कि वेग में वृद्धि होने पर त्वरण में, पहला ऑप्शन कमी, दूसरा ऑप्शन वृद्धि, तीसरा ऑप्शन बराबर, चौथा ऑप्शन कोई नहीं है, सभी हो जाएंगे, सारी जो भी ऑप्शन देगा। अब देखिए जैसे ये कोई चीज़ थी 5 और ये कितने पे चलेगी, 12 पे। अभी बताया था 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 किलोमीटर पर आवर पे चलेगी, ठीक है। और घंटे कितने लगे, 2 घंटे लग रहे थे, ठीक है। अब इसका वेग बढ़ गया, ये 5 किलोमीटर से 12 की जगह कितनी हो गई, 15। एक बार तो पहले वाला देखो, 5 से कितना था, 12, तो 7 बटे कितना आ रहा था, 2, तो कितना उत्तर आ रहा था, 3.5। यही अंतर है दोनों को, 12 और 5 का, ये अंतर ही तो देखना है, परिवर्तन। अब 15 और 5 का अंतर देखूं तो कितना हुआ, 10 घंटे कितने लग रहे हैं, 2, तो कितना रिजल्ट आया, 5। ये 3.5 और 5 किसका आंसर आ रहा है, त्वरण का। तो अगर किसी की वेलोसिटी 5 से 15 हुई तो त्वरण ज़्यादा आया, और किसी की वेलोसिटी कम हुई, 5 से 12 हुआ वेग, तो त्वरण या एक्सेलेरेशन क्या आया, कम। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा अगर वेग में वृद्धि होगी तो त्वरण में भी क्या होगी, वृद्धि। त्वरण में वृद्धि होने का मतलब त्वरण या एक्सेलेरेशन क्या होगा आपके पास, धनात्मक होगा। त्वरण या एक्सेलेरेशन क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। और अगर किसी का वेग कम हो जाए, ये तो 2 की तुलना थी, अब किसी का अगर 5 की स्पीड से कोई गाड़ी चली और लास्ट में 3 की स्पीड पे आ गई, ये तो दोनों की तुलना थी। अब 5 की स्पीड से चली और वेग में क्या हो गई, कमी, तो 5 से चले और 3 की स्पीड पे आ गई, तो 3 - 5, इसी में से तो घटाते हैं इसको, बटे कितना हुआ, 2, तो -2 बटे 2, तो ये रिजल्ट कितना आया, -1। तो त्वरण यहाँ से क्या होगा, त्वरण में वृद्धि कह दो, चाहे पहले वाले केस में त्वरण क्या होगा, धनात्मक, ठीक है। दूसरे वाले केस में अगर तू वेग में कमी कर दूँ, 5 किलोमीटर से गाड़ी चल रही थी, अब कितने में हो गई, 3, तो आगे वाले में से अभी ऐसे तो घटाया था, 15 माइनस कितना किया था, 5, ऐसे 3 माइनस कितना करूँगा, 5, तो रिजल्ट किसका आया, माइनस का। तो त्वरण में क्या हुई, कमी, और त्वरण में कमी होने का मतलब त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक। अरे त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक। जब ऋणात्मक त्वरण होता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मंदन, या क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कोई वस्तु, ध्यान से समझना भी, जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो, जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो, एक समान वेग से गतिशील हो, जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो तो उसका त्वरण या एक्सेलरेशन शून्य होता है। तो उसका त्वरण या एक्सेलरेशन शून्य होता है। अब कैसे हुआ ये अभी बताता हूँ, नोट करो इसको, नोट कीजिए कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से क्या हो, गतिशील, तो उस वस्तु का त्वरण या एक्सेलरेशन क्या होता है, शून्य। कैसे हुआ देखो बच्चों, जैसे मान लो मेरी गाड़ी चली है यहाँ से, और ये गाड़ी चलते चलते हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है, पहुँच गए। यहाँ भी मेरी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर की, और यहाँ भी मेरी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर की। वेग का फॉर्मूला, ये त्वरण का फॉर्मूला तो कहता है बोले वेग में परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब आगे वाले में किसको घटाना है, पीछे वाले को। तो यहाँ घटाया तो ये हो गया 5 - 5, और समय मान लो 2 घंटे लगे, 2 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो 2 घंटे समय हो गया। लेकिन अब इसमें परिवर्तन 5 - 5 करेंगे तो कितना होगा, 0। तो आंसर कितना आया, 0। इसीलिए मैंने ये लिखा है आपके पास, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील होती है तो उसका त्वरण होगा परिवर्तनशील, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक। तो कोई सा भी नहीं होगा, रिजल्ट एकमात्र होगा, क्या होगा आपके पास, रिजल्ट शून्य या कितना होगा, 0। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। इसके बाद देखिए यहाँ एक सवाल करते हैं, और उस सवाल में हम 2-3 फॉर्मूले और सीखेंगे, और उन फॉर्मूलों की सहायता से फिर कोई भी सवाल हो, चाहे चाल का हो, चाहे विस्थापन का हो, चाहे वेग का हो, चाहे त्वरण का हो, किसी का भी हो, हम सभी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन देखो, उस क्वेश्चन के साथ 3 फॉर्मूले बताऊंगा, और 3 फॉर्मूलों के साथ हम सवाल करेंगे। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग
वस्तु का प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड है। वस्तु का प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। वस्तु 2 मीटर सेकंड स्क्वायर, वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज़ देखो, मैं पीछे नहीं बताया, यहाँ देख लो, बाकी तो आसान है। त्वरण या एक्सेलेरेशन जो हम पढ़ के आए थे अभी, उसका क्या था, मात्रक या यूनिट। त्वरण में क्या था, वेग में परिवर्तन, यही था। ऊपर तो क्या था, वेग, और नीचे क्या था, समय। वेग का तो बताया था मीटर पर सेकंड, और समय का फिर से क्या आ गया, सेकंड। सेकंड और सेकंड होके मीटर पर क्या हो जाता है, सेकंड स्क्वायर। तो बहुत सारी जगह तो हम यूनिट देख के ही पता कर लेते हैं कि चीज़ क्या है। मीटर सेकंड का मतलब क्या है, वेग। इसने नहीं कहा, मान लो इतना ही कहे कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या चीज़ है, ये त्वरण। तो त्वरण का मात्रक या यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से समझना भी बातों को। वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से गतिशील है। सवाल समझना भी, इससे टिपिकल कोई सवाल नहीं होगा और इससे आसान भी नहीं होगा कोई सवाल। इतना भी आसान नहीं कि हम 2/4 उत्तर आ गया आधा, ऐसा सवाल भी नहीं आएगा। तो वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से गतिशील है, त्वरण से गतिशील है। और क्या क्या दे रखा है, 5 सेकंड पश्चात वस्तु का वेग, 5 सेकंड पश्चात, 5 सेकंड पश्चात वस्तु का वेग, 5 सेकंड पश्चात वस्तु का वेग तथा, पहले पूरा सवाल देखिए, बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखिए, इस सवाल में देखो, पीछे जो फॉर्मूले पढ़ के आए, किसका फॉर्मूला पढ़ के आए हम, चाल का। चाल का होता दूरी बटे समय। जब दो ही चीज़ दे रखी हो, दूरी और समय, तो चाल आ जाती है। इसके बाद में अगर वेग ज्ञात करना हो तो विस्थापन देगा, और क्या देगा, समय। तो डायरेक्ट भाग देके, जैसे बस वाला सवाल किया था हमने। त्वरण देगा तो त्वरण में वेग में परिवर्तन देगा और समय देगा। अब इसने वेग भी दे रखा है और त्वरण भी दे रखा है, और आपको पूछ रहा है कि 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग कितना होगा और उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो जब इस टाइप के सवाल आते हैं तो इस टाइप के सवालों को सोल्व करने के लिए आपको 3 बेसिक फॉर्मूले याद रखने होंगे। अब देखो, यहाँ से दिया हुआ क्या क्या है, पहले तो ये लिखो मेरे प्यारे बच्चों। एक तो दे रखा प्रारंभिक वेग, यूनिशियल वेलोसिटी को मैंने अभी बताया था किससे लिखते हैं, यू से। तो ये तो हो गया 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है। इसके बाद एक दे रखा हमें त्वरण या एक्सेलरेशन, तो ए दे रखा है, और ए दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए क्या दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद एक समय बता रखा है इसने कि समय कितने बाद ज़रूरत है मेरे को, 5 सेकंड बाद। तो टी बराबर कितना दे रखा है इसने, 5 सेकंड। ठीक है। टी बराबर कितना दे रखा है इसने, 5 सेकंड। अब देखिए, इसने पूछा है कि 5 सेकंड के बाद वेग क्या होगा, वेग क्या होगा। तो 5 सेकंड बाद, ये तो है शुरू में, शुरू का मतलब यहाँ से चला था तब की बात, ये तो दिया हुआ है। और ये पूछा मतलब ये क्या चीज़ है, अंतिम वेग। अरे क्या चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम वेग, या क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। और अंतिम वेग को किससे लिखते हैं, v से। प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हैं, u से। समय जो लगता है उसको t से लिखते हैं। दूरी जो तय करता है उसको s से लिखते हैं। और जो आपके पास त्वरण या एक्सेलरेशन है उसको किससे लिखते हैं, a से। बात समझ आ रही होगी सबको। अब देखिए, यहाँ से एक बेसिक फॉर्मूला होता है अपने पास, यहाँ से एक बेसिक फार्मूला क्या होता है, बेसिक फार्मूला जो काम में लेंगे वो लेके चलेंगे। v बराबर, एक फार्मूला याद रखना होगा, इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, v प्रूफ 11th क्लास में, बहुत 9th में भी है। v बराबर होता है u प्लस कितना होता है, 80। v बराबर होता है u प्लस कितना, 80। v का मतलब होता है अंतिम वेग। अंतिम वेग का मतलब कितने समय बाद, कितने समय बाद पूछा हमने, यहाँ से चले थे 5 सेकंड बाद यहाँ पहुँच गए, तो यही तो पूछा है। मतलब क्या पूछा आपसे, अंतिम वेग। 5 सेकंड पश्चात वेग, तो अंतिम वेग पूछा है। तो अंतिम वेग पूछा, तो ये तो मालूम नहीं। u शुरू वाला दे रखा है कितना, 4 गुणा त्वरण या एक्सेलरेशन कितना, 2, समय कितना है 5, यही तो हुआ आपके पास। अब यहाँ से देखिए, ये तो हो गया 4 प्लस कितना हो गया 10, तो कितना रिजल्ट आ गया 14। वेग है तो मीटर, और कितना होगा, सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये तो आ गया आपके पास, क्या हुआ, अरे क्या हो गया, अंतिम वेग, या क्या आ गया आपके पास, 5 सेकंड के बाद में वेग आ गया आपके पास। क्या आ गया, अंतिम वेग। एक तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके पास, मतलब सबका मालूम होना चाहिए। v का मतलब लास्ट में कितना होगा,
यू का मतलब प्रारंभ या शुरू में कितना होगा, ए का मतलब त्वरण या एक्सेलेरेशन, और टी का मतलब क्या होगा, समय। जो दे रखा था वो हमें साफ साफ दिख रहा था कि यू दिया हुआ था, ए दिया हुआ था और क्या है टी, तो अपने आप ही किसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, वी का। एक फॉर्मूला तो ये होता है। दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो अपने काम आएगा, वो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस कितना होता है 2as। कुछ सवालों में काम आएगा। एक ये साइड में लिख लीजिए फॉर्मूला कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस कितना होता है 2as। अब मान लो यही सवाल होता, इसमें आपसे यही पूछता, लेकिन ये समय नहीं पूछता, ये नहीं देते और कह देता कि 5 मीटर बाद, 5 मीटर पश्चात। इस बार क्या दे रखा यू, तो यू रख देते, ए दे रखा त्वरण, और एस का मतलब दूरी दे रखी है कितनी, 5 मीटर। तो इस बार ये जो समय था 5 सेकंड, जब समय देता है तो ये फॉर्मूला काम आएगा, और जब समय ने देके दूरी दे देता तो ये फॉर्मूला काम आता, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस कितना आता 2as। बात समझ में आई होगी भी सबको। तो इस सवाल में हमें समय दे रखा था 5 सेकंड, तो हमें समय दे रखा था तो ये फॉर्मूला काम में ले लिया। अगर दूरी या डिस्टेंस दे देता, एस दे देता, एस का मतलब होता है कि विस्थापन ने कितनी दूरी तय करी उसने, डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, तो एस दे देता तो हम ये फॉर्मूला काम में लेते। एक फॉर्मूला और होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस कितना होता है हाफ ए टी स्क्वायर। एक फॉर्मूला और होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस कितना होता है हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू यू टी प्लस कितना होता है हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस कितना होता है हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब काम आता है, एस का मतलब क्या चीज़ होती है बच्चों, दूरी पूछे और ये सारी चीज़ें हो, यू ये रहा यू, टी समय दे रखा सवाल में कितनी 5 सेकंड, ए त्वरण दे रखा समय कितना है 5 सेकंड, और अगले ने पूछी भी क्या हमसे दूरी। तो ये अगला जो सवाल सोल्व करने के काम ये फॉर्मूला आएगा। तो ये कितना फॉर्मूला हो गया आपके पास, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस कितना हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू रख दो, यू का मतलब कितना है मेरे प्यारे बच्चों 4, समय कितना है 5, प्लस 1/2 ए का मतलब कितना है 2, तो ये हो गया 2 गुणा टी का मतलब समय कितना है 5 की पावर 2, कितना हो गया 25। इससे तो ये कट गया और ये कितना हो गया 4 गुणा 5 20 और कितना हो गया 25। तो कितना रिजल्ट आ गया आपके पास 45। तो कितना हो गया आपके पास 45। दूरी है तो सिर्फ क्या आएगा मीटर, दूरी है तो सिर्फ क्या आएगा मीटर। तो ये सवाल था जिसमें कितने फॉर्मूले सीख गए 3। v यहाँ लिख रहा हूँ, ये भी v इज इक्वल टू यू प्लस कितना आपके पास 80, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देख लो क्या तो चाहिए, क्या क्या है, सारी चीज़ें होनी चाहिए, बस एक बाकी रहना चाहिए। मान लो u पूछ ले तो इसको इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा और क्या आ जाएगा आपके पास u। फॉर्मूले की सारी चीज़ें होनी चाहिए, एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। इतने एक स्टैंडर्ड के सवाल आएंगे, नहीं तो और 2 चीज़ें भी ज्ञात कर सकते हैं हम जब समीकरण इक्वेशन बना के आपस में जब सोल्व करें, वो कंसेप्ट थोड़ा हाई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में बात की हमने। दूरी के बाद में हमने क्या पढ़ा, दूरी के बाद में हमने विस्थापन पढ़ा, चाल पढ़ा, वेग पढ़ा, त्वरण पढ़ा, त्वरण के सवाल पढ़े, सबके मात्रक या यूनिट पढ़े, कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि क्या है अदिश है, ये पढ़ा। और इसके साथ साथ क्या क्या न्यूमेरिकल और ये 3 फॉर्मूले, ये स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड, हाई से हाई लेवल आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कि इन पे आधारित सवाल आ सकते हैं। बाकी तो बेसिक सवाल ही पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये सवाल आ सकते हैं। तो 3 फॉर्मूले याद कर लो, इक्वेशन मैंने बता ही दिया कैसे सोल्व करना होता है। एस का मतलब क्या होता है, दूरी या विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट को बताएगा कितनी दूरी आपने तय करी। तो इस प्रकार से लगातार जुड़े रहिए इस श्रृंखला में। मैथ्स अपनी चली रही है, मैथ्स के साथ क्या चल रही है साइंस, ठीक है बच्चों। रोज़ पढ़ते रहिए रेगुलर शेड्यूल से, और बाकी सबको बहुत बहुत धन्यवाद।